अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? आज हम अपने स्टडी केस बायो के सिलसिले की दूसरी मालूमाती वीडियो में जिस शख्स और कंपनी के बारे में बात करेंगे, वो दुनिया स्पोर्ट्स की इस वक्त में सबसे बड़ी कंपनी है। तकरीबन हर दिन 1000 करोड़ कमाने वाली इस स्पोर्ट्स ब्रांड कंपनी के प्रोडक्ट्स दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स रोनाल्डो और राफेल नडाल भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि जिस शख्स ने इस कंपनी को परवान चढ़ाया वो खुद एक फेल्ड एथलीट था। उस शख्स ने अपने बिजनेस का आगाज़ अपनी कार की डिग्गी में शूज़ बेचने से किया था। ये कहानी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की। फिल नाइट की पैदाइश अमेरिका के शहर पोर्टलैंड के एक छोटे से गांव में 1938 को हुई। बचपन में ही वो काफ़ी तेज़ दौड़ते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि बड़े होकर वो एक ज़बरदस्त एथलीट बनेंगे। अपने स्कूल और कॉलेज के दौर में उन्होंने बहुत सी रेसें जीती। रनिंग के अपने इस जुनून पर काम करने के साथ साथ उन्होंने अपनी तालीम भी जारी रखी और 1962 में उन्होंने अपनी एमबीए की डिग्री मुकम्मल कर ली। लेकिन वो अपनी बेइंतहा कोशिश और मेहनत के बावजूद नेशनल लेवल के एथलीट नहीं बन सके। 24 साल की उम्र में उनको अंदाज़ा हो गया था कि वो अब अपने अजीम एथलीट बनने के ख्वाब को पूरा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिल नाइट दरअसल एक अच्छे एथलीट तो थे लेकिन बेहतरीन बिल्कुल नहीं थे। अपने जुनून को फेल्ड होता देखकर उन्होंने फैसला किया कि वो भले ही एक बेहतरीन एथलीट नहीं बन पाए, लेकिन वो कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे वो स्पोर्ट्स के करीब रह सकें। फिल भी हर रनर की तरह अपने रनिंग शूज़ से काफ़ी कनेक्टेड थे। इसीलिए फिल ने फैसला किया कि वो शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। फिल ने दरअसल अपनी डिग्री के दौरान शूज़ पर एक रिसर्च पेपर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने जापान की शूज़ मार्केट की क्वालिटी को काफ़ी बेहतर पाया था। उस वक्त अमेरिका में एडिडास और पूमा शूज़ मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर थे और फिल नाइट को डर था कि जापानीज शूज़ अगर अमेरिका की मार्केट में आए तो वो यकीनन पूमा और एडिडास को ज़रूर टक्कर देंगे। अपने कॉलेज रिसर्च की बुनियाद पर पूरा बिजनेस शुरू करना यकीनन एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फिल के पास और कोई चारा भी नहीं था। फिल ने फैसला किया कि वो जापान से टाइगर ब्रांड के शूज़ को इंपोर्ट करके अमेरिका में बेचेंगे। टाइगर के शूज़ ओनित्सुका नाम की जापानी कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी। फिल ने अपनी सारी सेविंग इकट्ठा की और फ्लाइट लेकर जापान के लिए निकल पड़े। जापान पहुंचकर उन्होंने ओनित्सुका कंपनी में फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले ली। मीटिंग से पहले वो बहुत नर्वस थे क्योंकि ये उनकी पहली बिजनेस मीटिंग थी और वो नहीं जानते थे कि मीटिंग कैसी रहेगी, क्योंकि वो जापान की सबसे बड़ी कंपनी को अपना बिजनेस प्रपोजल पेश करने जा रहे थे। ऊपर से ओनित्सुका कंपनी के एग्जेक्टिव्स ने उनसे उनकी कंपनी का नाम भी पूछ लिया। पता नहीं कैसे, लेकिन फिल के दिमाग में उनके घर रखे हुए ब्लू रिबन्स की याद आई, जो कि उन्होंने रनिंग के कई मुकाबलों में बतौर इनाम जीते थे। और अचानक फिल के मुंह से ब्लू रिबन निकल गया। उन्होंने कहा कि वो ब्लू रिबन नाम की स्पोर्ट्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि इस नाम की कोई कंपनी उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन उनित्सोका के एग्जेक्टिव इस कंपनी के नाम को सुनकर बहुत खुश हुए। मीटिंग आगे बढ़ी और फिल ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन उनके सामने रिपीट कर दिया। मीटिंग के आखिर में उनित्सोका के एग्जेक्टिव इतने खुश हुए कि उन्होंने खुद फिल से कहा कि उनकी कंपनी ब्लू रिबन अमेरिका में टाइगर के शूज़ बेचे। इट वॉज ए डील। फिल ने उनको अपना ड्रेस दिया और टाइगर के कुछ ट्रेनिंग शूज़ के सैंपल्स बेचने का कहा। फिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने उनित्सुका को ट्रेनिंग शूज़ सैंपल्स की रकम अदा की और वापस अमेरिका आकर सैंपल्स का इंतज़ार करने लगे। सैंपल्स आने में थोड़ा टाइम लग गया और फिल ने सर्वाइवल के लिए एक कंपनी में बतौर अकाउंटेंट जॉब शुरू कर दी। तकरीबन 1 साल बाद फिल को कस्टम से एक लेटर आया। जापान से टाइगर के 12 शूज़ आ चुके थे। फिल ने शूज़ कलेक्ट किए और सबसे पहले अपने कॉलेज के रनिंग कोच बिल बॉवरमैन को दिखाए और अपने बिजनेस प्लान और उनित्सुका के साथ डील के बारे में सब बताया। बोवरमैन को शूज़ और फिल का आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने फ़ौरन फिल को 50% बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफ़र दे दिया। इस ऑफ़र से फिल काफ़ी सरप्राइज़ हुए लेकिन खुश भी, क्योंकि बिल बॉवरमैन अपने पूरे कोचिंग कैरियर के दौरान जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा ऑब्सेस थे वो थे शूज़। सालों से शूज़ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए वो शूज़ डिज़ाइन के एक्सपर्ट बन चुके थे। उनका पूरा फोकस शूज़ को हल्का बनाने में रहता था। वो अक्सर बिना पूछे अपने स्टूडेंट्स के शूज़ ले लेते थे और उन शूज़ में छोटी छोटी मॉडिफिकेशन करने के बाद वापस करते थे। और सच में उनके मॉडिफिकेशंस के बाद एथलीट्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती थी। बिल बोवरमैन एक जीनियस कोच और ज़बरदस्त लीडर भी थे। फिल और बाकी रनर्स के लिए बिल बोवरमैन एक बहुत ज़बरदस्त उस्ताद थे और आज वही उस्ताद फिल का पार्टनर बनना चाहता था। फिल ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और बिल से हाथ मिला लिया। अब दोनों उस्ताद और शागिर्द 50-50 पार्टनर्स थे। फिल ने उसी दिन उनित्सुका को एक लेटर लिखा और टाइगर शूज़ बेचने के लिए वेस्टर्न यूएसए की एक
एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशनशिप राइट्स मांगे और साथ ही $1000 की कॉस्ट पर 300 शूज़ का अपना पहला ऑर्डर दे दिया। उनित्सुका ने ऑर्डर भेजने के साथ साथ ब्लू रिबन को टाइगर शूज़ बेचने के लिए वेस्टर्न यूएसए की डिस्ट्रीब्यूशनशिप राइट्स भी दे दिए। अब बारी थी शूज़ को बेचने की। फिल ने अमेरिका की तकरीबन सभी स्पोर्ट्स शॉप्स को रिक्वेस्ट भेजी कि वो अपनी शॉप में टाइगर के शूज़ सेल करने के लिए रख लें, लेकिन सभी शॉप्स की तरफ से फिल को इनकार ही सुनना पड़ा। फिल के पास अपनी शॉप्स खोलने के पैसे तो थे नहीं, इसलिए अचानक उनके जहन में एक आइडिया आया। वो ब्लू रिबन के ऑफिस गए, जो कि उनके अपने ही घर की बेसमेंट में था, जहां उन्होंने टाइगर के शूज़ रखे हुए थे। फिल ने शूज़ उठाए और अपनी गाड़ी की डिग्गी में भर लिए। अब जहां भी कोई एथलेटिक मुकाबला होता, फिल वहां पहुंच जाते। वो रेस के बाद एथलीट्स, कोचेज़ और स्पेक्टेटर्स से बात करते हुए अपने शूज़ प्रेजेंट करने लगे। उनकी ये स्ट्रैटेजी बहुत कामयाब हुई और शूज़ हाथों हाथ बिकना शुरू हो गए। फिल के पास फाइनली एक ऐसा करियर था जिसे वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। बिल बिल बोवरमैन जैसा एक ज़बरदस्त ट्रस्टेड पार्टनर और एक ऐसा प्रोडक्ट था जो हाथों हाथ खुद ही बिक रहा था। इन शॉर्ट, फिल का टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा था। लेकिन तभी फिल की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है। फिल को एक दिन एक लेटर मिला जो कि किसी रेसलिंग कोच की तरफ से आया था। वो क्लेम कर रहा था कि वो हाल ही में जापान में उनित्सुका से मीटिंग करके आया है और उनित्सुका ने इसे पूरे अमेरिका के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशनशिप राइट्स दे दिए हैं। इस कोच ने फिल को फ़ौरन टाइगर शूज़ का बिजनेस बंद करने का ऑर्डर दिया। फिल ने फ़ौरन उनित्सुका को क्लैरिफिकेशन देने के लिए एक लेटर लिखा, लेकिन उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिल ने डिसाइड किया कि वो अब जापान जाएंगे और उनित्सुका को कन्फ्रंट करेंगे। फिल ने उनित्सुका से मीटिंग के दौरान साफ साफ कहा कि कैसे उनके साथ गलत किया गया है। उन्होंने अपनी सेल्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में उनित्सुका के एम्प्लॉइज़ को समझाया। अगले दिन उनकी मीटिंग कंपनी के ऑनर मिस्टर उनित्सुका से हुई। वो फिल के प्लान सुनकर बहुत मुतासिर हुए और फिल को दोबारा वेस्टर्न यूएसए की डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे दी। दूसरी तरफ बिल बोवरमैन टाइगर के शूज़ को और बेहतर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। बिल ने रियलाइज़ किया कि अमेरिकन की बॉडी जापानीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लंबी और हैवी होती है, इसीलिए उनके शूज़ भी मुख्तलिफ होने चाहिए। बोवरमैन ने टाइगर के मुख्तलिफ शूज़ के बेस्ट फीचर्स मिला के अमेरिकन के लिए एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग शूज़ डिज़ाइन किए। उन्होंने शूज़ का नाम कॉर्टिस रखा। उनित्सुका ने कॉर्टिस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और ये शूज़ अमेरिकन मार्केट में आते ही सुपर सक्सेसफुल हो गए। फिल के मैनेजमेंट और बोवरमैन के शूज़ डिज़ाइन की वजह से अगले 5 सालों में टाइगर शूज़ अमेरिका के वन ऑफ द टॉप शूज़ ब्रांड बन चुके थे। 1971 तक 1.3 मिलियन सेल्स टच कर चुकी थी और बिजनेस हर साल डबल हो रहा था। सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा था, तभी जापान से एक ज़बरदस्त झटका आया। दरअसल ब्लू रिबन की कामयाबी देखकर उनित्सुका लालच में आ जाती है और फिल को वो एक अल्टीमेटम देते हैं कि अगर फिल ने ब्लू रिबन के 51% शेयर उनित्सुका को ना बेचे तो वो अमेरिका की डिस्ट्रीब्यूशनशिप्स किसी और को दे देंगे। फिल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और हर्ट फील कर रहे थे, ये उनके साथ धोखा हुआ था। उनित्सुका ने ब्लू रिबन को खरीदने की बात करके सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी और इस मौका पर फिल ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। फिल ने अपनी सारी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि ये वो टाइम है जिसका हम अंदर ही अंदर इंतज़ार कर रहे थे। किसी और के ब्रांड को बेचने का टाइम अब ख़त्म हुआ। अब टाइम है अपना खुद का ब्रांड बनाने का। उन्होंने उनित्सुका से पार्टनरशिप तोड़ दी और खुद के ब्रांड के शूज़ मैन्युफैक्चर करने की ठान ली। सबसे पहला मरहला था एक नया लोगो बनाना। फिल चाहते थे कि उनके शूज़ ब्रांड का लोगो एथलीट्स के अंदर सेंस ऑफ रनिंग, सेंस ऑफ मोशन और सेंस ऑफ विक्ट्री जगाए। प्लस लोगो ऐसा होना चाहिए जो शूज़ के साइज़ में फिट हो सके। उन्होंने लोगो डिज़ाइन के लिए एक ग्राफिक स्टूडेंट को हायर कर लिया। उस स्टूडेंट ने कई डिज़ाइन दिखाए, लेकिन फिल ने उन डिज़ाइंस में से एक कर्व और थिक चेक मार्क जैसा दिखने वाला लोगो पसंद कर लिया और स्टूडेंट को शुक्रिया के साथ साथ $35 की फ़ीस पे कर दी। लोगों के बाद अगला मरहला था नाम चुनना। फैल्कन और डायमेंशन जैसे कई नाम सजेस्ट किए गए, लेकिन फिर कंपनी के पहले सेल्समैन जेफ जॉनसन ने सबको बताया कि पिछली रात उन्होंने ख्वाब में एक नाम सोचा है और वो नाम था नाइकी। ग्रीक में विक्ट्री के आका को नाइकी कहते हैं, इसीलिए ये नाम सूटेबल था और फिल ने ये नाम एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद फिल ने एक थर्ड पार्टी शूज़ मैन्युफैक्चरर को हायर कर लिया। नाइकी ने उन्हें डिज़ाइन भेजे और इस तरह नाइकी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। आखिरकार 13 मई 1971 को नाइकी ब्रांड के शूज़ ऑफिशियली पूरी दुनिया के लिए लॉन्च कर दिए गए। लेकिन उस वक्त नाइकी को कोई भी नहीं जानता था। प्लस एडिडास, पूमा और खुद उनित्सुका टाइगर जैसे ब्रांड नाइकी के लिए बहुत बड़े कंपटीटर्स थे।
जो कि किसी भी न्यू ब्रांड को क्रश करने के काबिल थे। इसीलिए फिल ने नाइकी की मार्केटिंग के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जो कि 1970 में कोई भी नहीं कर रहा था। उन्होंने देखा कि दूसरे रनर्स उसी ब्रांड के शूज़ पहनना पसंद करते थे जिस ब्रांड के शूज़ वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स पहनते थे। इसीलिए नाइकी ने उस दौर के वर्ल्ड क्लास रनर स्टीव प्रीफोंटेन के साथ सालाना $5000 की नाइकी को प्रमोट करने के लिए डील कर ली। और इस सब के अलावा फिल ने अपना तजर्बा, पुराना कस्टमर बेस और बोवरमैन के शूज़ डिज़ाइन का फ़ायदा उठा के नाइकी नाइकी को काफ़ी ग्रो किया। एज़ अ रिज़ल्ट 1980 तक नाइकी 2700 एम्प्लॉयज़ के साथ एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी थी, $270 मिलियन की सेल्स टच कर चुकी थी और एडिडास को पीछे छोड़ के यूएसए की सबसे बड़ी एथलेटिक कंपनी बन चुकी थी। दोस्तों, हमारी इस मालूमाती वीडियो